हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम गुप्ता और एक बार फिर मैं आपके पास एक नए टॉपिक को लेके आया हूं। तो आज टेक्निकल टॉपिक में हम कवर करेंगे आईजीसी प्रैक्टिस सी। और अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल्स की, तो अभी हम टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कवर कर रहे हैं। और हमने पिछले क्लासेस में क्रिएट टू डू लिस्ट को कवर किया है, सेट अ टाइम लिमिट टू ईच टास्क इसको कवर किया हुआ है, टेक रेगुलर ब्रेक, मैनेजिंग मीटिंग बेटर्स, द 80-20 रूल, नो मल्टीटास्किंग, नो डिस्ट्रैक्शन। एंड आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, जो है लर्न टू से नो। हम लोग अपनी जिंदगी में ये अक्सर ऐसा देखते हैं कि कई बार हमारा एग्रीमेंट किसी पॉइंट के लिए नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको कहीं ना कहीं एक शर्म महसूस करते हैं। हमें एक ऐसा फीलिंग आता है कि अगर मैं इसमें अपना डिसएग्रीमेंट रखूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा माना जाए कि मैं कंपनी में सपोर्टिव नहीं हूं, मैं पोलाइट नहीं हूं, मैं ऑनेस्ट नहीं हूं। और हम अपने ऑनेस्ट व्यू को नहीं रख पाते हैं, और हम हाँ में हाँ मना लेते हैं अपने सीनियर्स की, अपने सपोर्टिव की, अपने साथ काम करने वालों की, अपने बॉसेस की। बट दोस्तों, ये जो टॉपिक है लर्न टू से नो, ये बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है दोस्तों। इसमें इस ये टॉपिक एक्चुअली हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है। हमें बचपन में कई बार ऐसा माना जाता था कि अगर हम किसी चीज के लिए रेजिस्टेंस दिखाते थे या हम नो बोलते थे, तो हमें बचपन में अच्छा नहीं माना जाता था। हमारे टीचर्स हमें रूट समझते थे, हमें ऐसा मानते थे कि हम ऑनेस्ट नहीं हैं, हम हम्बल नहीं हैं, हम पोलाइट नहीं हैं। बट वो फीलिंग गलत है दोस्तों। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में हम सभी लोग मैच्योर हैं। मैच्योर होने के साथ साथ हम अपने डिसीजन को लेने में सक्षम हैं, हम अपने टाइम को मैनेज करने के लिए सक्षम हैं। तो हमें अपना ऑनेस्ट व्यू कंपनी के लिए देना होगा। और दोस्तों, कोई भी कंपनी, इस दुनिया में कोई भी कंपनी हो या कोई सेल्फ हो, आपके आपके फीलिंग से नहीं चलता। आपको उसमें कुछ प्रूफ, कुछ फैक्ट, कुछ रीजनिंग रखनी होती है। तो ये जो हाँ या ना है, ये आपके उन सब कैलकुलेशंस, रीजनिंग के बेसिस पे ही होता है। तो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जहां पर आपको ऐसा फील होता है कि आपका टाइम खराब हो रहा है, आपके कंपनी का प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो आपको उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं आकर के नो बोलना ही होगा। दोस्तों, मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा कि हाउ टू से नो। तो सबसे पहला दोस्तों, आपको जब ये आता है कि आपको ना बोलना है, तो आपको ना बोलना ही है। बी डायरेक्ट, सच एज नो, आई कांट, एंड नो आई डोंट वांट टू डू इट। इसके बाद डोंट अपोलाइज एंड गिव ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजनिंग। आप उस चीज को अपोलाइज मत करो, आप जो भी उसकी रीजनिंग है आप वो रीजनिंग दो, वो फैक्ट्स रखो सामने, उसके जितने भी रीजंस है वो सामने रखो। आप अपोलाइज मत करो। उसके बाद डोंट लाई। आपको झूठ नहीं बोलना है दोस्तों, क्योंकि जो झूठ होता है वो एक बहुत बड़े गिल्ट, गिल्ट का मतलब जो आपको आगे तक कोसता रहता है आपके अंदर को, वो गिल्ट का फीलिंग देता है। और दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए, जो गिल्ट की फीलिंग है वो हमेशा अवॉइड की फीलिंग पे लेके आता है, आप अवॉइड करना शुरू कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, चौथा पॉइंट है रिमेंबर दैट इट इज बेटर टू से नो नाउ देन बी रिसेंटफुल लेटर। बाद में आपको पश्चाताप हो, इससे अच्छा है कि आप ना बोल दो। बाद के लिए आप कुछ भी मत छोड़ो कि बाद में उस चीज का को लेकर के आपको पश्चाताप हो कि अगर मैंने उस समय ऐसा बोल दिया होता तो ऐसा नहीं होता। तो इस फीलिंग से बचने के लिए आपको ना बोलना होगा। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप ना बोलें, हमेशा पोलाइट रहें। पोलाइट रह के आप हमेशा धन्यवाद दें, अपने पॉइंट को पोलाइट वे पे रखें। इसके बाद दोस्तों, प्रैक्टिस सेइंग नो। आप इस सिनेरियो को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप से, अपने दोस्तों के साथ में, कि जब ये आपको किसी के सामने बोलना पड़े तो वो कंफर्टेबल सिचुएशन पे रह के आप इस पॉइंट को बोल पाए। इसके बाद दोस्तों, डोंट से आई विल थिंक। आप उसको क्वेश्चनेबल मत कीजिए। अगर हाँ है तो हाँ बोलिए, अगर ना है ना बोलिए। बीच वाला फीलिंग, बीच वाला सिचुएशन आप उसमें मत लेके आइए।
और दोस्तों इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा सेल्फ वर्दी होना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा इसमें आपका बेनिफिट है, कंपनी का बेनिफिट है, कि ये पूरी चीजें देख करके ही आपको हाँ या ना का डिसीजन लेना होगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने टेक्निकल टॉपिक पे, जो है ASTM A262 प्रैक्टिस सी। बेसिकली ये नाइट्रिक एसिड टेस्ट है जिसका मेन काम है ये आइडेंटिफाई करना कि कितना इंटरग्रेनुलर अटैक स्टेनलेस ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं स्कोप की बात करूंगा तो स्कोप में दोस्तों ये प्रैक्टिस जो है इसमें बॉइलिंग नाइट्रिक एसिड होता है। बॉइलिंग नाइट्रिक एसिड में हम स्टेनलेस स्टील का टेस्ट कूपन डालते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए, और उस टाइम में जो स्टेनलेस स्टील का कूपन है उसमें हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उसमें कोई भी तरीके का इंटरग्रेनुलर अटैक तो नहीं हुआ है उसकी बाउंड्री में। इसके बाद दोस्तों जो इंटरग्रेनुलर अटैक है बेसिकली इसको अगर हम मेजर करते हैं, इसमें मेजर करने का जो तरीका है वो उसका वेट है। हम वेट लेकर के इसको मेजर करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि उसका वेट कितना रिड्यूस हुआ है, और जितना वेट रिड्यूस हुआ है उसके हिसाब से हम उसका कोरोजन रेट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए लेके आते हैं। और इस केस में हम ये भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कोरोजन किस टाइप का है, ये पिटिंग है, स्ट्रेस कोरोजन है, क्रैकिंग है, क्या है, हम वो पूरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दोस्तों अब मैं समरी की बात करूंगा तो मेथड सी और प्रैक्टिस सी जो टेस्ट समरी है नाइट्रिक एसिड की, इसमें जो स्पेसिमेन होता है स्पेसिमेन को इमर्ज करना होता है आपको बॉइलिंग नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन के लिए। ये जो टाइमलाइन है दोस्तों ये आगे मैंने स्लाइड में डिफाइन की हुई है। ये 48 आवर के 5 सेशन हो सकते हैं या एक दूसरा भी तरीका है। तो आपको एक बॉइलिंग नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन लेना है जिसमें आपको टेस्ट कूपन को पूरा का पूरा इमर्ज करना है एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए। और जो इसका मेजरमेंट का तरीका है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, हम इसमें मास या वेट को कैलकुलेट करेंगे कि वेट कितना रिड्यूस हुआ है इंटरग्रेनुलर अटैक की वजह से स्टेनलेस स्टील में, और उससे हम कोरोजन रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सी है, प्रैक्टिस सी के पहले हम रैपिड टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो रैपिड टेस्ट होता है वो प्रैक्टिस ए होता है। प्रैक्टिस ए में आपको पता है कि ये ऑक्जेलिक एसिड ईच टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम जल्दी उस टेस्ट कूपन में इंटरग्रेनुलर अगर कोई क्रैकिंग है तो उसको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी एक कंडीशन आपको बताई थी कि जब भी हम रैपिड टेस्ट करते हैं तो उस समय टेस्ट कूपन हीट ट्रीटेड होना चाहिए, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें दोस्तों कुछ ऐसे ग्रेड हैं जिसमें हम रैपिड टेस्ट कर सकते हैं, जैसे SS 304, SS 304L, CF8, CF3। इन चार मटेरियल्स पे आप रैपिड टेस्ट या प्रैक्टिस ए को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका रैपिड टेस्टिंग या प्रैक्टिस ए में टेस्ट पास होता है तो आप नाइट्रिक टेस्ट को या प्रैक्टिस सी को वेव ऑफ भी कर सकते हैं, बट ये प्रोसीजर के साथ आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिस ए का टेस्ट फेल आ रहा है तो आपको वो टेस्ट कूपन फेल मानना होगा। आप नाइट्रिक टेस्ट कर भी सकते हैं लेकिन वो सोल्यूशन प्रोबेबली फेल आएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि नाइट्रिक एसिड का जो टेस्ट सोल्यूशन है उसको हम कैसे बनाएंगे। सो दोस्तों टेस्ट सोल्यूशन जो बनेगा वो 65 प्लस माइनस 0.2% ऑफ वेट नाइट्रिक एसिड का हमें लेना होगा एनालिसिस करने के लिए। इसके बाद सोल्यूशन को बनाने के लिए अगर आपको 1 लीटर नाइट्रिक सोल्यूशन बनाना है तो आपको 108 ml का रिजेंट वाटर भी यूज करना पड़ेगा, और इन दोनों को मिला के आप सोल्यूशन बना सकते हैं। दोस्तों वार्निंग इसमें एक दी हुई है, ये जो एसिड होता है नाइट्रिक एसिड ये ट्रिकी एसिड होता है, तो आपको अपनी आय को सेव करना होगा। हाथों में रबड़ ग्लव्स पहनने पड़ेंगे हैंडलिंग के लिए, और जो आपका फ्लास्क है टेस्ट फ्लास्क है उसको हुड के अंदर रखना होगा। दोस्तों ये जो नाइट्रिक एसिड है
ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी रीजेंट केमिकल एडिशनल रिक्वायरमेंट को कवर करता है, कंफर्म करना चाहिए और वही वाला नाइट्रिक एसिड आपको यूज करना है। कुछ की पॉइंट्स हैं दोस्तों इस टेस्टिंग को करने के लिए। तो जब प्रैक्टिस सी की टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है तो पूरा टेस्ट कूपन आपको इमर्ज करना होता है बॉइलिंग नाइट्रिक एसिड में। इसके बाद जो मास का लॉस है उसका आपको एवरेज करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफाइड टाइम 48 आवर टाइम पे हमें कई बार मतलब 5 टाइम्स हमें उस सोल्यूशन पे डालना होता है। तो आपको उस टाइम का एवरेज लेना होगा, वेट का एवरेज लेना पड़ेगा, तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि कितना टोटल वेट लॉस हुआ है और उसके हिसाब से आप कोरोजन का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों टेस्ट प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि आप 600 ml मिनिमम 600 ml का मिनिमम सोल्यूशन आप ले सकते हैं। वैसे कोड के हिसाब से 20 ml पर सेंटीमीटर स्क्वायर के का आपको सोल्यूशन लेना है, और जिसमें कि आपका टेस्ट कूपन पूरी तरीके से इमर्ज हो सकता है। इसके बाद कोशिश ये करनी है कि अगर पॉसिबल हो पाए तो एक कंटेनर में एक ही टेस्ट कूपन आप डालें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल टेस्ट कूपन है, तो आप 3 टेस्ट कूपन 3 स्पेसिमेन आप ले सकते हैं और उसको एक कंटेनर में फ्लास्क में डाल सकते हैं। बट पॉइंट यही है कि वो सब एक मटेरियल के एक ग्रेड के होने चाहिए, जिससे कि आप कोरोजन रेट को आइडेंटिफाई कर पाए। और दोस्तों अगर मल्टीपल टेस्ट कूपन में से कोई एक टेस्ट कूपन भी फेल होता है तो आपको सभी टेस्ट कूपन जो कि पास हो रहे हैं उनको दोबारा टेस्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और है कि अगर आपने टेस्टिंग परफॉर्म कर ली है, टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद जो आपका टेस्ट कूपन है उसको आपको क्लीन करना होगा। क्लीन करने के बाद आपको उसको वाटर से रिंस करना पड़ेगा, स्क्रब करना पड़ेगा रबर से, नाइलॉन ब्रश से, जिससे उसमें जो भी कोरोजिव प्रोडक्ट अडेसिव हो गया है या जो उसमें लग गया है वो पूरी तरीके से आप उसको हटा पाए बिफोर परफॉर्मिंग द वेट। तो आपको ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था स्पेसिफाइड टाइमलाइन के बारे में, तो जो आपका टेस्ट टाइम है वो 48 आवर का ईच टेस्ट होगा और हर बार आपको फ्रेश सोल्यूशन नाइट्रिक एसिड का लेना पड़ेगा और ये आपको 5 बॉइलिंग पीरियड तक करना है। मतलब 48 आवर के 5 साइकिल आपको चलाने होंगे। हर बार आपको नया और फ्रेश नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन लेना पड़ेगा जो कि बॉइलिंग होगा और उससे आपको एवरेज वेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक और भी ऑप्शन है दोस्तों कि जो 48 आवर का 5 साइकिल आपको लेना है उसकी जगह पे अगर आपका क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट है तो 48 आवर का एक साइकिल और 96 आवर के 2 साइकिल लेकर के भी आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आईजीसी टेस्टिंग को प्रॉपर तरीके से समझा पाऊं और मैं अपना बेस्ट आपको देता रहूंगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि मैं इस कम्युनिटी को और भी बेटर बना पाऊं। थैंक यू सो मच।